हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं गृह विज्ञान के जीवन का शुभ आरंभ। ये क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का है, ठीक है। इसमें जो है हम पढ़ेंगे स्वच्छता के बारे में कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। अभी तक हमने जीवन के शुभ आरंभ के हर एक पहलू के बारे में पढ़ा है और समझा है और जानने की कोशिश किया है कि जीवन के जो शुभ आरंभ होता है उसमें हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह है स्वच्छता। आपको पता है स्वच्छता के बारे में हर कोई अपना अपना राय विचार रखता है, लेकिन स्वच्छता है सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप जीवन में हर खुशी प्राप्त कर पाओगे और कई बीमारियों से भी छुटकारा पाओगे। चलिए देखते हैं कि शिशु जो नवजात बच्चा जन्म लेता है उसको किन किन कारणों से स्वच्छ रखा जा सके और स्वच्छ रखने के लिए हम क्या क्या जो है कदम उठाते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी भी लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और अपने जो आसपास गली मोहल्ले में जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं या आपका रिश्तेदार पढ़ रहे हैं एनआईएस बोर्ड में, उसको इस लिंक के बारे में, इस मतलब चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इसका ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है। और वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करके हमेशा खुश रहें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर जीवन का शुभ आरंभ हुआ है तो जीवन का शुभ आरंभ को व्यर्थ ना कीजिए, किसी दूसरे के हेल्प में अपना जीवन को लगाइए। अगर आप इतने बड़े भी दयालु नहीं हो तो कम से कम इतना तो हो ही सकते हो कि किसी का अच्छा भलाई हो जाए, इसलिए एक अच्छा कदम उठा सकते हो, अच्छा प्रयोग कर सकते हो, अच्छा उनके लिए सोच सकते हो। चलिए इसी साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है स्वच्छता। आपको पता है ये सब शिशु के लिए हम पढ़ रहे हैं। नवजात शिशु की साफ सफाई। नवजात शिशु की त्वचा में प्राय झुर्रियाँ होती है। आपने देखा होगा जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके शरीर में बहुत सी झुर्रियाँ होती है, ये तो आपने देखा ही होगा। और उनकी त्वचा सफ़ेद मखमल जैसी त्वचा कुछ महीने बाद अवतरित हो जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे से बच्चे होते हैं वो क्योंकि शरीर से निकलते हैं तो उनके शरीरों पे जो होती है सफ़ेद सफ़ेद झाड़ियाँ से निकलने लग जाती है, यानी एक तरह से कहोगे रोएँ निकलने लग जाती है। उसके शरीर से गुनगुने पानी से भिगोए हुए स्वच्छ कपड़े से साफ करना चाहिए। देखिए उसको रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो झुर्रियाँ जो होती है छोटे छोटे होते हैं और उसके हल्के हल्के आप थोड़ा सा गर्म पानी से हल्का करोगे ऑटोमेटिक जो है तेल उल के साथ वो निकल जाता है। उसकी त्वचा का रगड़ने नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों तरफ जो है संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उसको रगड़ने की कोशिश ना कीजिए। इससे हो सकता है कि बच्चा एलर्जी हो जाए। त्वचा संरक्षण के रूप में कार्य करता है और समय के साथ साथ आप निकल जाते हैं, वो अपने आप ही निकल जाते हैं, आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नाल को काटते समय सावधानी। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो नाल काटी जाती है उसको भी बहुत सावधानी से काटना चाहिए, क्योंकि वो नाल जो होती है माँ के ब्लड से भी जुड़ी होती है और बच्चे के ब्लड से भी जुड़ा होता है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं काटोगे तो माँ के जान के लिए भी खतरा होगा और बच्चे के जान के लिए भी खतरा होगा। विकसित भ्रूण अवालिका नामक नालिका द्वारा प्लेजेंटा। आपको पता है जो प्लेजेंटा को इंग्लिश में प्लेजेंटा कहते हैं, हिंदी में इसको हम अपरा कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में अपरा प्लेजेंटा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब एक ही होता है। प्लेजेंटा का कार्य ये होता है कि आपके शरीर में जो अपशिष्ट, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जो उनके अपशिष्ट होते हैं उनको निपटारण करना होता है और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है, यानी उनके हर तरह के पोषक तत्व देता है प्लेजेंटा। शिशु का जन्म होने पर उस नाल को काटकर प्लेजेंटा से अलग कर दिया जाता है। आपकी नाभिक वो बिंदु है जहां आपकी नाल कटी हुई है। आपने देखा होगा जहां पर आपके नाभि है, ठीक है, वहीं उसी जगह प्लेजेंटा हमेशा रहती है, आपको भी नॉलेज होगा। हाल ही में काटी गई नाल को रक्षा प्रदान करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उसे सूखा रखिए। देखिए दोस्तों, उसको सूखा रखना बहुत जरूरी है। सूखा रखोगे तो वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगा और जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसे शुष्क रखने के लिए उसे हवा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ को सूखा रखने के लिए उसमें हवा कंटिन्यू लगना चाहिए। यदि घर साफ सुथरा है और वहाँ मक्खी नहीं है तो कटी हुई नाल को सूखे छोड़ दीजिए, यानी उसको खुला छोड़ दीजिए जिससे उसे हवा लगे। अगर मक्खी उक्खी है कोई या गंदगी जगह है तो मत रखिए, ना तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चे के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। यदि घर में धूल मिट्टी या मक्खियाँ हो तो उसको हल्के से ढक दे, नहीं तो वो खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है बच्चे के लिए। माँ के लिए माँ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस कमरे में रखा जाए वो साफ सुथरा, पर्याप्त प्रकाशयुक्त और हवादार हो, क्योंकि ऐसे माँ के लिए भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसे प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और अपने टाँकों को गीला होने से बचाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो। संक्रमण से बचाना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। इस समय जो होती है माँ भी एक नया जन्म ले रही होती है और बच्चे भी नया जन्म होता है, तो इन दोनों को सुरक्षा करना बहुत ही आप लोगों के दायित्व बन जाता है। तभी कहते हैं ना कि तभी परिवार जो है सुखी हो रह पाता है, जब माता सुखी रहती है।
अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आता है टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ये तो आपको भी नॉलेज होगा और आपको भी समझ होगा। शिशुओं को संक्रमण रोगों से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किए जाने की आवश्यकता होती है। माँ के रूप में आपको अपने शिशु के लिए उचित टीकाकरण कार्यक्रम का पता होना भी बहुत जरूरी है। अगर माँ होते हुए आपको पता नहीं होगा तो आप बच्चों को इंपॉर्टेंट टीका देने से बच जाओगे, और बच गए तो बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए आपको भी समझ होना जरूरी होता है। आप अभी बच्चे हो, आगे चल के आगे जीवन में जाओगे तो आपको इस नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी होता है। पढ़ाई हम सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं करते हैं, पढ़ाई हम अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए भी करते हैं, तभी तो वो हमें हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है, ताकि अपने बच्चों को समय पर टीका लगा सके। यह टीकाकरण सभी सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क मिलता है, यानी फ्री में मिलता है। आपको इसके किसी तरह के पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाइए आप, वहाँ पर ये सुरक्षा जो है, जो टीकाकरण है वो मुफ्त में उपलब्ध होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें टीकाकरण के कुछ दिए हुए हैं, जन्म, सप्ताह और मास दिए हुए हैं, कितने महीने में कौन से टीका लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो है BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों को, उसके बाद है पोलियो ड्रॉप दी जाती है, DPT होती है, हेपेटाइटिस B होती है, गलगुड्डे होते हैं, तो और भी बहुत से जो होते हैं टीके लगाए जाते हैं समय समय के साथ। तो ये एग्जाम में आपको पूछ लग सकता है कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो एग्जाम वैल्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सुरक्षा है, कहते हैं जन्म सुरक्षा है तभी जान भी सुरक्षा है, यानी बच्चे सुरक्षित है तभी वो उनके माँ पिता भी सुरक्षित है, क्योंकि माँ से जुड़े होते हैं बच्चे, बच्चे जुड़े होते हैं पूरे घर का परिवार। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को टीकाकरण समय समय पर होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है क्या है, पोषण। पोषण का मतलब आपको पता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये न्यूट्रिशन में क्या है, शिशु का आहार। शिशु के जन्म के पश्चात पहले घंटे से माँ का दूध पिलाना सर्वोत्तम अच्छा माना जाता है। माँ का दूध प्रत्येक शिशु बालक या शिशु बालक का अधिकार है, क्योंकि माँ का दूध सभी बच्चों के लिए पुण्य अधिकार होता है। माँ के दूध में पहले कुछ दिन कोलोस्ट्रोम नामक पीला तरल पाया जाता है। पीला तरल जो होती है बहुत काम की होती है। कई माता जो होते हैं या कई लोग जो होते हैं जो अंधविश्वास में पड़े होते हैं, माँ का पहला पीला दूध जो होता है फेंक देते हैं। दोस्तों ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे समझदार व्यक्ति हो तो उस बच्चे को पीना जो है, पहला माँ का दूध पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि इससे जो होता है उस बच्चे के लिए जीवन रक्षक प्राप्त होता है। अगर पीला दूध माँ को जो बच्चों को ना पिलाया जाए तो हो सकता है कि बच्चे आगे चल के कुपोषण का या कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन जाए, क्योंकि ये दूध जो होता है बच्चे के लिए संरक्षण का काम करता है। यह कोलोस्ट्रोम शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार माँ को यह लगता है कि यह पीला द्रव्य शिशु के लिए अच्छा नहीं है और वह शिशु को नहीं पिलाती है। इस प्रकार वह बच्चे के बहुत ही एंटीबॉडी से वंचित रख देती है। अगर वो दूध न पिलाया जाए तो बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी विकसित होगा वो शायद न हो, और बच्चे जो है मंदबुद्धि भी हो जाएगा और उसका जो सेहत होगा वो खराब हो जाएगा, जो शिशु को संक्रमण से बचाने में बहुत ही सहायता करता है। इस द्रव्य में व्यापक मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। पहले 6 महीने में शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही स्वच्छंद आहार माना गया है। बहरहाल 4 माह के पश्चात शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य अनुपूरक आहार भी दिए जा सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे है माँ का दूध या बोतल का दूध कौन सा बेहतर माना गया है। आपको तो पता ही है कि माँ का दूध को सर्वोच्च माना गया है, ठीक है, लेकिन कई कारणों से हम बोतल के दूध भी पिलाने पड़ जाते हैं, लेकिन माँ का दूध ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्यापक रूप देखा जाए तो माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम होती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे शिशु के अधिक स्वस्थ, ताकतवर होता है और उनकी मृत्यु की कम संभावना रहती है, क्योंकि माँ के दूध पीने से क्या होता है, बच्चे की मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है। कई बार शिशुओं को विभिन्न कारणों से बोतलों से दूध पिलाया जाता है, अर्थात जब माँ नौकरी पर जाती है या माँ को पर्याप्त दूध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में माताओं को स्तनपान बोतल के दूध से ही करवाना पड़ जाता है। यदि संभव हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें शिशुओं को अपने दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि यह माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है। कुछ जो औरतें होती हैं बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो दूध जो होता है उनके जो होते हैं ब्रेस्ट में रह जाते हैं और जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, ब्रेस्ट को काटना भी पड़ जाता है। तो सबसे भला माँ के लिए और बच्चे के दोनों के लिए भला ये होता है कि वो बच्चों को दूध पिलाए और बच्चे दूध पिए। बच्चे दूध पिएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे और जीवन भर उनको रक्षा करेगा। अगर माँ दूध पिलाएगी तो उसको ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा भी सदैव रहेगी। तो इस चीज़ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्तनपान जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है बच्चों के लिए और बच्चों के जीवन के साथ साथ बच्चों के लिए। यहाँ पर कुछ अंतर भी दिए गए हैं, देखिए। पोषण तत्व, स्तनपान और बोतल के दूध।
माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त अनुपात में होते हैं। इस दूध के शिशु आसानी से पचा लेता है। पाउडर युक्त दूध में पर्याप्त पोषक तत्व हो सकते हैं। यदि ताज़ा दूध इस्तेमाल किया जाए तो शिशु को इसे पचाने में बहुत कठिन होता है। माँ का दूध साफ होता है और इसके सेवन से शिशु में डायरिया की संभावना कम रहती है। बोतल के उचित रूप से भी संक्रमित किया जाता है, अन्यथा शिशु संक्रमण के कारण बीमारी। देखिए, अब सब बातों पे तो सब ध्यान नहीं रख सकते हैं। कभी कभी बोतल जो होता है संक्रमित भी हो जाता है, बच्चों को हम उसे ही पिला देते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा बच्चों के लिए जो है घटना बनी रहती है, उनके स्वास्थ्य पर हमेशा प्रभाव पड़ता ही रहता है। माँ के दूध का तापमान हमेशा सही होता है। यह सीधा माँ के स्तन से शिशु के मुंह से प्रवेश करता है। दूध को जो तापमान समायोजित किया जाता है। देखिए, तापमान जो है जो बोतल का दूध का है ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, तो ये जो है बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लेकिन माँ का शरीर का तापमान सामान्य रहता है, तो बच्चों के दूध के जो जाता है उसके शरीर में वो उसके लिए काफ़ी पोषक होता है और वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है और होता भी है। माँ के लिए क्या होता है, माँ को नर्सिंग के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाले संतुलित आहार देना बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए ताकि वे अपने शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त दूध उत्पन्न कर सके। माँ को इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के दूध पिलाने के लिए उसको क्या क्या खिलाना चाहिए जो बच्चे के पोषण के लिए जरूरी है। नौकरी करने वाली माँ जो कार्य करने पर जाती है, उन्हें बच्चों को निरंतर अपने दूध पिलाना संभव नहीं होता। ये बात तो आपको भी पता है। इसलिए भारत सरकार ने मातृ अवकाश की अवधि 6 महीने कर दिया कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध प्राप्त हो। कोई भी सरकार पे जॉब पे कोई भी औरत है, कोई भी माँ है, तो उसको 6 महीने का अवकाश मिल जाती है। वो महिलाएं जो ऐसे संगठन में कार्य करती है जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके लिए यह विकल्प है कि वो अपने स्तनों के दूध निकाल कर उसे साफ विसर्जन बोतलों में एकत्र कर दे। देखिए, ये तो कर ही सकते हैं माता कि जो दूध होते हैं अपने शरीर से निकाल के किसी बोतल में एकत्र करके रख दें और उस व्यक्ति को बता दें कि भाई इसको समय समय पर ना बच्चे को दूध देते रहना, और वो जो दूध है किसी तरह से संक्रमित ना हो, किसी तरह से टेम्परेचर से खराब ना हो। तब पश्चात शिशु का ध्यान रखने वाला व्यक्ति माँ की उपस्थिति में शिशु को वह दूध पिला सकता है। इसलिए शिशु को कम से कम माँ के दूध को पोषण तत्व अथवा संरक्षण गुण प्राप्त हो पाएगा। बहरहाल इस प्रक्रिया के दौरान उच्च स्तर की स्वच्छता और देखरेख की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मान लीजिए दूध कंटामिनेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन मेरा तो विचार यही है कि माँ को जितना संभव हो सके अपने स्तनपान ही कराना चाहिए। अगर सरकारी छुट्टी, देखिए बच्चा स्वस्थ है तभी सही है। माँ अगर बच्चों को देखभाल नहीं कर पाती है, ठीक है, तो बच्चा बीमार हो जाएगा तो उनको ही तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि या तो छुट्टी ले लीजिए या बच्चों को जो देखभाल करने वाले जो व्यक्ति है वो बहुत काफ़ी सतर्क रहे, क्योंकि बच्चों में एक भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती से बच्चे की जान तक भी चली जाती है और संक्रमित भी हो जाते हैं। तो ये बातों पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन यही होता है कि निर्णय लेने का अधिकार माता पिता दोनों का है कि उनके कब और कितने बच्चे चाहिए। देखिए, बच्चों में अंतर रखने भी का भी एक बहुत ही विधान होती है। अगर बच्चों में अंतर रहेगा तभी बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। अगर एक बच्चा के बाद दूसरा बच्चा आ जाता है तो एक बच्चे का पूरा पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, और माता का स्वास्थ्य पे प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है माता पिता को कि ये बच्चों में हम अंतर रखें। विवाहित दंपति को छोटा परिवार लाभ या हानि या जन्म नियंत्रण की पद्धतियों के संबंध में अपने बुजुर्ग मित्रों और काउंसलरों से बात करना चाहिए, किंतु अपने परिवार के संबंध में अंततः उनका निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि परिवार उन्होंने चलाना है और परिवार को सुरक्षा भी उन्होंने प्रदान करना है और उनके जीवन का भी बारे में सोचना है। तो ये बातें दोनों दंपतियों को सोचना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने कितने बच्चे रखने हैं और कितने नहीं रखने हैं। परिवार नियोजन संबंध में प्रायः पत्रिकाएं, समाचार पत्रों आदि में लेख प्रकाशित होते ही रहते हैं और टीवी पर और सिनेमा हॉलों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म या विज्ञापन फिल्मों के द्वारा भी इस संबंध में जागरूक किया जाता है। आपने देखा ही होगा बहुत से टीवी पे ऐसे चैनल पे दिखाए जाते हैं 2-2 मिनट के कि परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, हमें क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो आप देखते ही रहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार नियोजन क्या है और क्या परिवार नियोजन का इतना महत्वपूर्ण है? परिवार नियोजन के तात्पर्य आपके शरीर में 2 बच्चों के बीच अंतर से है, ठीक है। परिवार नियोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य बने रहें। अगर ऐसा नहीं करते तो माँ भी संकट में पड़ जाएगी और बच्चे भी संकट में पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि परिवार में एक के बाद एक बच्चे हो जाते हैं और कुछ परिवार में ऐसा भी है जिसमें केवल 1 या 2 बच्चे होते हैं। आप इन दोनों प्रकार के परिवारों में क्या अंतर देखते हैं? इतनी बार गर्भधारण के कारण माँ का स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि माँ भी तो एक माँ ही होती है, उसका शरीर ही होता है। अगर इतने गर्भधारण करेगी, इतने बार बच्चों को दूध पिलाएगी तो माँ का शरीर क्या होगा ये आप खुद ही समझदार हो, खुद ही सोच सकते हो। एक शिशु के
जन्म के तुरंत पश्चात दूसरे शिशु के जन्म के कारण वह पहले शिशु पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। इस कारण वह अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चे डांट कर मार कर उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। आपने देखा ही होगा, ये जर्नल सी बात है कहीं भी, कि माँ को जब दो बच्चे परेशान करने लग जाते हैं तो माँ को गुस्से में हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाती है, क्योंकि दोनों को संभालना शायद उसके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे बच्चे स्वयं को बहुत असुरक्षित और प्यार से वंचित महसूस करते हैं और गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो माँ का सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन करे, और बच्चों में अंतर रहेगा तभी ये संभव है। ठीक है, तो बच्चों में अंतर रखना बहुत ही जरूरी है। इससे माँ भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा और बच्चे का स्वास्थ्य पर भी सही प्रभाव पड़ेगा और माँ के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। छोटे परिवार में बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माँ के पास समय होती है, ऊर्जा दोनों होती है, और वह उसके साथ पर्याप्त समय व्यतीत करके उन्हें प्यार व सुरक्षा प्रदान करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर एक दो बच्चे हैं तो माँ पूरा समय जो है अपने बच्चों के साथ लगा लेती है और उसको समय भी देती है, उसको हर चीज़ की सुविधाएं भी देती है। ठीक है, छोटे परिवार अपने बच्चों की आवश्यकता जैसे शिक्षा, मनोरंजन तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि पूरा करने के लिए अधिक से धन भी खर्च कर लेती है। लेकिन वही अगर कई बच्चे हों तो उसको सोचने में मजबूर हो जाती है कि भाई मैं करना का क्या है। तो इसलिए जो छोटा परिवार होता है काफ़ी अच्छा होता है, उसको आप शिक्षा भी अच्छे दे सकते हो, उनके तरह लिए हर तरह के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करा सकते हो, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दे सकते हो जिससे अपने जीवन में कामयाब हो जाए। और अनेक बच्चे होने से क्या होता है, उनको हर तरह के तकलीफ़ें दुखों से गुजरना पड़ता है। उनके बच्चों को कपड़े, उनके छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना माता पिता के लिए संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आप खुद ही समझदार हो कि आपको नियोजित परिवार चाहिए या ठीक है, और नियोजित परिवार चाहिए या नियोजित परिवार चाहिए। दोनों परिवारों में आप खुद ही अंतर देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा परिवार अच्छा है और कौन से परिवार आपको चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा रहता है कि बच्चे जो हैं परिवार हैं उनमें परिवारों में हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे लिए स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं की भी पूरा हो सके और अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सके और उनको एक कामयाब व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट कर सके। तभी जो हमारा जीवन का भी जो मान्यता है, जो बातें हैं, वो सफल हो पाती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सामान्यतः बच्चे के जन्म की संभावना परिवार में खुशी लाती है। बहरहाल ऐसे भी कई मामले होते हैं जहां अनवांछित गर्भधारण हो जाती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो होती है अनवांछित गर्भधारण होता है, आप नहीं चाहते हो फिर भी गर्भधारण हो जाता है। तो ऐसा कई बार दंपति द्वारा असावधानी के कारण होता है या किशोरों द्वारा अपनी आयु के आवेश में आकर यौन प्रयोगों या यौन उत्पीड़न के कारण हो जाता है। कभी कभी जो बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो क्या हो जाते हैं, यौन उत्पीड़न के कारण भी हो जाता है। कभी कभी लोग गलत यौन उत्पीड़न करते हैं जिसकी वजह से गर्भधारण हो जाता है। ऐसे मामलों में यह महिलाओं का अधिकार होता है कि वह इस गर्भधारण को जारी रखना चाहती है और बच्चों को जन्म देना चाहती है या नहीं। तो ये महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है कि नहीं। ठीक है, अगर जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, इसमें किसी तरह के दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जन्म देना चाहे चाहे ना चाहे उसकी उनकी फैसला होता है। हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। इसमें उसे पूरे परिवार का समर्थन भी होना चाहिए होता है कि वो गर्भपात कराए या शिशु को जन्म दे। देखिए दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका आती है उसके परिवार का आ जाता है कि परिवार वो चाहती है कि बच्चे को जन्म दे कि नहीं दे, और साथ में उसके सेहत पे भी ध्यान देना होता है कि वो इसके लायक भी है कि नहीं। आजकल आपको पता ही है कि हमारे देश में जो है मैरिज के सिस्टम के टाइम जो है एज बढ़ा दिया गया है और बढ़ाना भी चाहिए। आयु में जो अंतर कर दी गई है बहुत अच्छा की गई है। इससे जो होती है महिलाएं स्वस्थ रहती है और मैच्योर हो जाती है बच्चों को जन्म देने के लिए। अगर कम उम्र में वो बच्चों को जन्म देगी तो निश्चय ही उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या तो बीमार हो जाएगी। तो ये बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि बच्चों में अंतर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और माता पिता को ये जो विवाह की जो पद्धति है उसको समय पे ही निर्धारित करना चाहिए। इससे क्या होता है, माता और पिता को भी सुरक्षित रहता है और बच्चे जन्म के सक्षम भी होते हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं को डॉक्टर या काउंसलर को परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए कि उसको गर्भपात कराना है या बच्चों को जन्म देना है। अगर वो बच्चों को जन्म देती है तो कोई खतरा तो नहीं होता है, या गर्भपात होता है तो कुछ खतरा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, चिकित्सा जो है काउंसलर का जरूर प्रयोग करें और जो डॉक्टर है उसे जरूर सलाह मशवरा लें और उसकी बातों को ग्रहण करें। इसी बात के साथ हम जो है एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगता है, पढ़ देखते हो और अच्छा लगता है तो शेयर लाइक जरूर करना, और साथ में एक काम जरूर कर देना कि आपके गली मोहल्ले या आपके रिश्तेदारों में कोई भी एनआईएस बोर्ड में पढ़ता होगा उसको इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। इस जो चैनल है इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। क्या पता आपके द्वारा किसी की भलाई हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है, भलाई करना। ठीक है,
ठीक है कि अपना भलाई करोगे तभी जग की भलाई होगा, जग भलाई होगा तभी अपना भलाई होगा, क्योंकि कहते हैं ना भलाई किया हुआ चीज़ कभी मिटता नहीं है या कभी रुकता नहीं है। ठीक है, इसी आशा के साथ कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों को जरूर बताओगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अलग सोच के साथ। ओके दोस्तों, बाय।